और चाणक्य के मस्तिष्क में एक ही धर्म सवार था, वो था राष्ट्र धर्म। और चाणक्य यही कहते थे कि धर्म, देखिए नरेंद्र भाई और चाणक्य की तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने कैसे पचाया है इसको और क्यों वो श्रेष्ठ हैं। ये सारे ये बटुक नेताओं से, ये सारे विचित्र नेताओं से वो क्यों श्रेष्ठ हैं? इसलिए क्योंकि वो यही मानते हैं कि धर्म राष्ट्र और समाज के उन्नति के लिए है। सुनिए भाई, धर्म राष्ट्र और समाज के उन्नति के लिए होता है और राष्ट्र और समाज के उन्नति के पथ में यदि धर्म बाधक है तो वह धर्म भी त्याज्य है। और इसलिए वो केवल एक ही धर्म में विश्वास रखते हैं, वो है राष्ट्र धर्म। तो जो व्यक्ति जाति जाति में वोट बैंक की राजनीति में विश्वास न रखता हो, जो व्यक्ति 10 साल में गुजरात की प्रगति का ऐसा मेरू पर्वत खड़ा कर देता है कि विश्व को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये किस तरह का विकास किया होगा, ये कैसा विकास किया होगा। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऐसे कितने राष्ट्र हैं जो चिंतन करने के लिए गुजरात में आते हैं। चाहे वो किसान का विकास हो, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, चाहे वो सामान्य जो प्रजा को चीजें चाहिए, पानी, रास्ता और बिजली। आज मुझे एक बात का ख्याल, जरा सोचने की बात है, और ये आप अपने अपने दोस्तों में फेसबुक ट्विटर पे ये प्लीज इसका प्रचार कीजिए। आज 68 साल में आप मुंबई के बगल में रहते हैं या करजत नाम का एक गांव है, आजू बाजू के यहाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कितने गांव में लोड शेडिंग है, कितनी मेगावाट बिजली महाराष्ट्र सरकार ने आज पैदा की। आज वो इंसान सोच रहा है कि नर्मदा के तट पर और आजू बाजू में सोलर एनर्जी का प्लांट ऐसा खड़ा करेगा कि वो बिजली सारे हिंदुस्तान में दे सकेंगे। एक ऐसा विज्ञाननिष्ठ, एक बहुत ही कर्मठ और केवल राष्ट्र की डेवलपमेंट में ही जिसकी सोच डूबी हुई हो और किसी स्वार्थ में डूबी हुई न हो, ऐसे नेता की आज इस राष्ट्र को आवश्यकता है, आज जरूरत है। क्योंकि हम अंदर से अंदर इतने खोखले होते जा रहे हैं कि नहीं राजनीति में मुझे रस नहीं है। हर लड़की के पास आप जाइए, नहीं राजनेता तो बेकार है। लेकिन इस नेता ने सभी जुवानों के अंदर, सभी जवान मित्रों के अंदर ऐसी चैतन्य का फुटकार किया है, ऐसे चैतन्य का निर्माण किया है कि अगर मुझ में आपको विश्वास है तो इस देश की जो गरिमा थी, इस देश का जो इतिहास था, उसकी टोच पर मैं ले जाने का मेरे अंत तक प्रयास करूंगा। ये प्रतिबद्धता है नरेंद्र भाई, इसलिए नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। मित्रों, एक ब्रिगेडियर यानी कम से कम 1000 लोग, एक ब्रिगेडियर 1000 ब्रिगेडियर तैयार करेगा, ऐसा प्रण लीजिए। और आज आप सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब पेपर खोलते हैं, न्यूज़पेपर सुबह खोलते हैं, तो पहली न्यूज होती है बलात्कार, दूसरी न्यूज होती है आतंकवाद और तीसरी न्यूज होती है घोटाला। मित्रों, समझने जैसी बात है कि हम कब तक सहेंगे ये घोटाले और भ्रष्टाचार, कब तक सहेंगे ये आतंकवाद, कब तक सहेंगे ये जातिवाद का राजकारण, जातिवाद की राजनीति, और कब तक सहेंगे हम ये घोटाले। इसलिए ये सभी चीजों को समाप्त करने के लिए इस देश को ऐसे नरेंद्र की, यानी कि ऐसे राजा की आवश्यकता
आवश्यकता है जो इस सब को समाप्त करके केवल देश का हित सोचे और देश की ही चिंता करे और प्रजा का ही सुख देगे, ऐसे नरेंद्र की हमें आवश्यकता है। इसलिए मित्रों जहां जहां जो भी चीज मिले उसमें आपको आपकी जैसी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप उनके कार्य से भी परिचित है, क्योंकि हमें अगर आज आजादी देनी है तो ऐसे स्वार्थ लोलुप, राजसत्ता के लोलुप, बहुत ही स्वार्थी नेताओं से इस देश को छुड़ाना है, से छुटकारा पाना था। अब इस स्वार्थी राजनेताओं से इस देश को छुटकारा दिलाना है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमें इस देश के लिए एक लीडर, एक नेता चाहिए और वो सर्वश्रेष्ठ नेता है नरेंद्र भाई मोदी। मेरे साथ हाथ, अगर आप अपनी मां को प्यार करते हैं, अगर आप अपनी मां को चाहते हैं तो मेरे साथ मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की वंदे। देश का नेता कैसे हो, ये पूरे मुंबई को सुनाना चाहिए। देश का नेता कैसा हो, वंदे मातरम। मैं मनोज भाई का खूब खूब आभारी हूँ कि आज उन्होंने, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो समय निकाल के हमारे लिए आए हैं, मैं बहुत ही ब्रिगेड की तरफ से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ सर कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला हम लोग को एनलाइटन करने के लिए, क्योंकि हम सबको सब कुछ पता है, मगर एक ही चीज़ है कि हम क्यों करें, कौन करेगा, मेरे एक के करने से क्या होगा, यही सवाल के दलदल में हम उलझे हैं। और बस इसी एक इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है और एक एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। और मैं मनोज भाई को फिर से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमको यही दिया जो हमको चाहिए था। थैंक यू वेरी मच सर। एक ये वीडियो मनोज भाई को हम रिलीव करेंगे क्योंकि उनको टाइम की पाबंदी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमारे कोई ब्रिगेड को सपोर्ट चाहिए तो प्लीज सर। मेरे तेजस्वी जी, मेरे एक नाटक के रिहर्सल चल रहे हैं, इसलिए मैं जाना चाहता हूं और मैं उनको रोक के आया हूं केवल इसीलिए कि ये नमो ब्रिगेड का मुंबई में ऐसा पहला कार्यक्रम है और मैं ऋषभ को बधाई देना चाहता हूं कि मुंबई में यह पहला कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया कि भाई आप आगे बढ़ो और नमो ब्रिगेड के लिए कभी भी कहीं भी मेरा वक्त चाहिए, समय चाहिए, मैं हमेशा तत्पर हूं और आऊँगा। आप एक ही केवल बात सोचिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है वो भी खतरे में है, भारत की महिला भी खतरे में है, भारत की राष्ट्रभाषा भी खतरे में है, भारत की सीमाएं खतरे में हैं, भारत का जवान खतरे में है, भारत का आर्थिक तंत्र, भारत का रुपया भी खतरे में है। और ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं नवनिर्माण भारत का, ये नवनिर्माण है। तो ये नवनिर्माण अगर हमें चाहिए तो एक ही पर्याय है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। थैंक यू वेरी मच मनोज भाई। दिलीप को बुलाऊंगा स्टेज पे, ये आपको नमो ब्रिगेड का इंट्रोडक्शन देंगे। व्हाट इज नमो ब्रिगेड? सबके दिमाग में एक ख्याल तो आया होगा, पोस्टर देखे, ये देखे, फेसबुक पे देखा, क्या कर रहे हैं नमो ब्रिगेड? व्हाट इज नमो ब्रिगेड ऑल अबाउट? नमो ब्रिगेड क्या है, ये सवाल आप सभी के मन में चलता होगा जो हमसे नहीं है। तो आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट
प्रेजेंटेशन हमारे दिलीप भाई आपको देंगे। दिलीप भाई प्लीज़। नमस्ते मित्रों, वंदे मातरम। वंदे अभी जाग रहा है देश। गुड, ओके। तो मेरा नाम दिलीप है और मैं अभी अपनी पहचान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ नमो ब्रिगेड की पहचान देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों का पूरे देश की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मंच पर यहाँ पे आए। ये अभी बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज आपको देश थैंक यू कह रहा है, कल आपको देश सलामी देगा, आपके साथ देश जुड़ेगा, क्योंकि ये नमो ब्रिगेड कोई छोटी सी बात नहीं है। इसका हम थोड़ा आंखों देखा हाल देखते हैं। क्या है ये नमो ब्रिगेड? सबके मन में प्रश्न है, नमो ब्रिगेड मतलब मोदी के लिए मार्केटिंग, मोदी के लिए कैंपेनिंग। मैं नहीं मानता। पहले ही आपको अपफ्रंट बोल देता हूँ, ये कोई मोदी के लिए मार्केटिंग नहीं है, ये मोदीत्व के लिए मार्केटिंग है। और मोदीत्व क्यों मोदीत्व? क्योंकि मोदीत्व एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है, एक आइडियोलॉजी है। और ये आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि उनकी जो विचारधारा है वो आज के देश के नौजवान, वृद्ध और बच्चों की विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट है, उनका व्हील अलाइनमेंट है। तो ये विचारधारा को जब भी हम प्रस्तुत करते हैं तो हम लोग मोदी को नहीं, हम लोग अपने आप को चुन के ला रहे हैं। तो मोदीत्व है, मोदीत्व हमारा आइडियोलॉजी है और मोदीत्व ही नमो ब्रिगेड है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या हुआ था। हम लोग सबकी याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन हम लोग फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं कि 1999 से रादर 98 के एंड से 2004 तक हम लोग के यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट थी, जिनके लीडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने अपने काल के दरमियान भारत को क्या क्या दिया, इसकी हम लोग एक पॉजिटिव, ये सबको पता ही है, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ कितना था। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 127 करोड़ पीपल। इतना लोगों के लिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल रहना, जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत ही अहम बात है। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 8.5% करंट अकाउंट बैलेंस, जब भी उन्होंने शासन छोड़ा तभी मोर देन $10 बिलियन का करंट अकाउंट बैलेंस था। इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं फुगाओ गुजराती में, या तो महंगाई का बढ़ना या तो कोई भी जीवन जरूरियात चीज वस्तुओं का बढ़ना, उसका ग्रोथ 3-5 साल के अंदर सिर्फ 3.77% था। अभी आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाएंगे, लेकिन उदाहरण देता हूं। अब याद कीजिए 4 साल पहले आप एक रेस्टोरेंट में इडली खाने जाते थे, कितने रुपए की आती थी? 20 से 25 रुपए की। आज कहां मिलती है? 40 रुपए की। कितना फर्क हो गया इन्फ्लेशन का? ऑलमोस्ट 60 to 70%। और ये रेट देख रहे हैं ओवरऑल 3.77%। ठीक है, डॉलर का रेट क्या था? आज मैं बोलता हूँ डॉलर के रेट से मेरे को क्या फर्क है, मैं कौन सा ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड, लेकिन नहीं, डॉलर का रेट नहीं बढ़ रहा है, रूपी का रेट घट रहा है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि वर्ल्ड की जितनी भी मेजर करेंसीज है उसके सामने रूपी का रेट आज कम हो रहा है। तो रूपी का रेट इतना वीक हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिकल कंडीशंस पे बहुत असर पड़ रहा है। तो इकोनॉमिकल कंडीशंस को स्टेबल रखने के लिए रूपी का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, हम सबको पता है। और क्या क्या हुआ उस काल में, कितने सारे नए जॉब्स क्रिएट हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, रोड और रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए, नेशनल हाईवे जिस पर हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक्सप्रेसवे से लेके स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे तक, सब में प्रगति हुई है। तो इसकी एक रूपरेखा है। तो करीब 23,814 किलोमीटर के रोड बने। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक सक्सेस मिली थी। ठीक है, अभी ज़्यादा इस पे समय ज़ाहिर न करते हुए हम अगली स्लाइड पे जाएंगे सर। 2004 से 2013, पिछले 9 साल मैं यहाँ पे भाइयों बहनों किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ, लेकिन सिर्फ फैक्ट तो बताने पड़ेंगे। तो ये फैक्ट आपके सामने है और ये कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जिसका ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये कंप्लीटली ऑथेंटिक डेटा है। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट जो बढ़ना चाहिए वो कम हो गया है, इन्फ्लेशन जो कम होना चाहिए वो बढ़ रहा है। तो हमको पता चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग का देश कहाँ जा रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे या रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो भी है आपके स्लाइड्स पे एकदम क्लियरली विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
गुजरात का देख सकते हैं आप, आंखों देखा हाल क्या है गुजरात का पोजीशन। हम सब में बहुत सारे लोग गुजराती हैं और फ्रीक्वेंटली गुजरात ट्रैवल भी करते होंगे, लेकिन गुजरात के ट्रैवल करने के ऊपर हमको पता चलता है कि गुजरात में एक्चुअली कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, हम लोग अभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये मान सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी मैं ज़्यादा समय नहीं ज़ाहिर करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात नेक्स्ट स्लाइड के बाद करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, क्योंकि ऐसे 1000 स्लाइड लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास इतना भी टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे नेक्स्ट 999 स्लाइड हम लोग अभी स्किप कर देंगे, जिसमें गुजरात के बारे में कुछ हो या कुछ हो, तो अभी वापस नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सर। ठीक है, तो अभी नमो ब्रिगेड, क्यों नमो ब्रिगेड, किस लिए नमो ब्रिगेड, मैं क्या कर सकता हूं नमो ब्रिगेड के लिए, मैं क्यों करूं नमो ब्रिगेड के लिए, और क्या फ़ायदा होगा नमो ब्रिगेड को आगे लाने से। ठीक है, तो हम लोग का एक 3 पॉइंटर एजेंडा हम लोग ने बनाया था। तो 3 पॉइंटर एजेंडा में आप सब लोग वेलकम है डेफिनेटली, और इसमें और भी पॉइंट्स हमको ऐड करने हैं, बट बेसिक 3 पॉइंटर एजेंडा हम लोग ने जो बनाया था उसमें एक था ट्राई टू मेक नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर क्यों, इस पर हम लोग चर्चा बाद में कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग में से कितने सारे लोग जो एजुकेटेड है आज का यूथ, लेकिन वोट करने नहीं जाता। कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि वोट के चक्कर में कौन पड़ेगा, सभी लोग चोर है। ठीक है, मान लिया सभी लोग चोर है, सभी लोग मान लिया, एक बार मान लेते, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, एक बार मान लेते, लेकिन किसी एक को अगर चुन के आना है तो जो सबसे कम चोर है उसको क्यों ना चुने हम, बराबर है। तो वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का फर्स्ट एजेंडा है कि रजिस्टर फॉर वोटर आईडी कार्ड। हम लोग ने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बंदोबस्त किया है। आप पीछे नाम लिखा सकते हैं, हम लोग आपको सब हेल्प करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अगर आप नहीं मानते तो भी मैं बोलता हूँ मेरे कहने में मानिए कि वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, जाके प्लीज वोट कीजिए। आज आपको पता होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है कि पूरे इंडिया में आपको पता होगा कि कितने प्रतिशत वोट होता है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा 39-40% इन अर्बन सिटीज़ वोट होता है, रूरल एरियाज की बात छोड़ देते हैं। हम लोग को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने से एजुकेटेड यूथ, एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया वोट करेगा। वो वोट करेगा तो एक सेंसिबल वोट करेगा, एक सेंसिबल कैंडिडेट को करेगा, और एक सेंसिबल कैंडिडेट अगर सीट पे आया तो पूरे देश का सेंसिटिविटी पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड एजेंडा ये है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, मुझे लगता है थर्ड एजेंडा, कि मेरी इसमें मेरा रोल क्या है, मेरा पर्सनल इसमें बेनिफिट क्या है। तो आज हम लोग देखते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सब लोगों के इंटरेस्ट ऑफ टाइम में, कि आज हम लोग रास्ते पे जाते हैं या कुछ अपने इसमें खराब होता है तो हम लोग देखते हैं कि रास्ते पे खड्डा है, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, वो खड्डे पे से मेरी गाड़ी पास होती है, फिर मैं 2-4 गाली दे देता हूँ, मेरे बाजू में कोई बैठा रहेगा, साला म्यूनसिपैलिटी ने कुछ किया ही नहीं, तो मैं पूछता हूँ मैंने क्या किया उसके लिए। ठीक है, मैं ये क्यों नहीं मान सकता हूँ कि मेरा जो एरिया है या मेरा जो शहर है या मेरा जो प्रांत है या जो मेरा देश है वो भी मेरा एक घर है, वो मेरा पहला घर नहीं हो सकता। तो वो पहला घर है मेरा, इसके प्रति मैंने क्या जिम्मेदारी निभाई। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई टाइम किसके पास है, कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, कि भूखमरी इतनी बढ़ गई है, कि इतना प्रॉब्लम्स है कि मैं सुबह 8 बजे जब दफ्तर से निकलता हूँ रात को 9 बजे पहुँचता हूँ, मेरे पास टाइम का है। मान लिया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना तो समय है कि मैं कुछ जानने की कोशिश करूं। तो मैं राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एक वेबसाइट पे गया, ठीक है, जो कुछ दिनों पहले तक मुझे ज़्यादा पता नहीं था, RTI करके एक एक्ट है मुझे पता था। वो वेबसाइट पे सरप्राइजिंगली इंडिया का पॉपुलेशन है 1.27 बिलियन, उस वेबसाइट पे नंबर ऑफ हिट्स फॉर 63 lakhs 83,336। आई वॉज द 337 विजिटर। उसके बाद हैरानी मुझे ये पता चली कि मैं दूसरे डिवाइस से जब किया तो वो हिट्स बढ़ गया वापस। तो मतलब तकरीबन अगर एक बंदे ने एवरेज 5 बार वो वेबसाइट एक्सेस की होगी एवरेज, तो अभी तक सिर्फ 10 लाख लोगों ने RTI की वेबसाइट देखी है। अभी RTI की वेबसाइट के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इस पर भी मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ कि RTI इज राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, कि मुझे मेरे साथ कुछ अघटित घट रहा है या मुझे अपने शहर अपने एरिया के कॉर्पोरेटर साहब से MLA साहब से मिलना है या मुझे उनको कुछ कंप्लेंट करना है, तो उसकी क्या पॉलिसीज है इसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। इसमें कोई ऐसा नहीं बताया है कि तुमको
दिनों तक वेट करना पड़ेगा उनके अपॉइंटमेंट के लिए, या उनको हेल्प लेने के लिए तुमको लाइन लगानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट ओपन डोर पॉलिसीज है, डायरेक्टली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आपको जवाब मिल सकता है। और ये सब के लिए कमीशन बिठाया हुआ है जो 30 डेज के अंदर आपको जवाब देगा। बाद में आगे 30 डेज के अंदर आपको जवाब नहीं मिला तो आप कैसे उसको एस्केलेट कर सकते हो, आगे किसको बता सकते हो, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें वेबसाइट पे हैंडी दी हुई है। और ये महाराष्ट्र, मुंबई, पूरे भारत के लिए इसमें दी गई हुई है, एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, क्योंकि वो भी ये आरटीआई नेशनल एक्ट में नहीं आता है, कोई और उनका आरटीआई अलग से है। तो ये सब जानकारी जानने के बाद मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि मोदी जी जैसा एक पावरफुल, एक आइडियल व्यक्तित्व हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो देश की बहुत उन्नति होगी। लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम अपना कार्य पूरा नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उन्नति होगी। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ऋषभ भाई हमेशा बोलते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल अगर स्ट्रिक्ट रहेगा तो स्कूल के बच्चे लोग अपने आप से ठीक हो जाएंगे, स्कूल का व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मिडल लेयर है, स्कूल का प्रिंसिपल ठीक है, बच्चे लोग भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन टीचर्स लोग का लेयर है वो ठीक से नहीं बता रहे हैं। तो प्रिंसिपल को, स्टूडेंट्स लोग को ही बताना पड़ेगा कि टीचर्स लोगों से मुझे ये तकलीफ है। तो इसलिए वो स्टूडेंट हम लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे, हम अपने देश के प्रति अपना जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और उसे निभाएंगे, तो ये ब्रिगेड का महत्व है। और मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने गया था, उसने मेरे को बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये ब्रिगेड 2014 के इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी चुन के आएंगे तभी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने बोला हाँ सर, अपना काम तो हो जाएगा।